नमस्कार दोस्तों। सीजेपी की प्रोटेस्ट के बाद सरकार को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी। धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे देश के शिक्षा मंत्री थे, उनको रिजाइन करना पड़ा अपने मंत्री पद से। जो भी प्रोटेस्ट के दौरान हुड़दंग हुआ जंतर मंतर पर, वो सब हमने देखा। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया वो भी हम सब ने देखा। जश्न मनाते हुए सीजेपी के तथाकथित ऑर्गेनाइजर्स को भी देखा हमने, केक खा रहे थे। अब एक नया मुद्दा इस देश में चालू हो चुका है, आरक्षण हटाओ आंदोलन। सीजेपी की तर्ज पर ही इस आंदोलन की भी शुरुआत हुई है। सोशल मीडिया पर सबसे पहले ये एक्टिव हुए हैं। सीजेपी की तरह है, स्क्रिप्ट सेम चल रही है। सीजेपी के जितने फॉलोअर हुए थे वो फर्जी थे, सही थे, ये मैटर अलग है। लेकिन उसने सीजेपी ने एक बड़े लेवल पे अपनी पहचान बनाई। उसी तरीके से आरक्षण हटाओ आंदोलन को स्टार्ट करने वाले भी सोशल मीडिया पर सबसे पहले एक्टिव हुए हैं और कई मिलियंस इनके फॉलोअर्स चले गए हैं। अब बात आती है कि आरक्षण हटाओ आंदोलन क्या है और क्यों कुछ लोगों को जरूरत हुई आरक्षण हटाओ आंदोलन को शुरू करने। आरक्षण देखिए बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है इस देश की राजनीति में, भारतीय राजनीति में, भारत की राजनीति में बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा है। ये कोई मजाक वाली बात नहीं है कि हम आसानी से कह देते हैं कि दो पक्ष होते हैं आरक्षण को लेके। एक सीधा सा पक्ष ये बोलता है कि भाई आरक्षण नहीं होना चाहिए, दूसरा पक्ष सीधे तरीके से ये बोलता है कि आरक्षण को देना जरूरी है क्योंकि कुछ कम्युनिटीज को इसकी जरूरत है, उनको अपलिफ्ट, क्योंकि वो नेचुरली अपने आप को उठाने में सक्षम नहीं है। और कुछ कम्युनिटीज की रिप्रेजेंटेशन क्योंकि कम होती है। पार्लियामेंट, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, पार्लियामेंट में लोग चुनकर जाते हैं, तो वहाँ पर या गवर्नमेंट के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में उनकी रिप्रेजेंटेशन हो, इसलिए आरक्षण दिया जाता है। मेरे हिसाब से आरक्षण इतना आसान भाषा में अगर हम इसे डिफाइन करेंगे ना तो हम कभी नहीं कर पाएंगे आरक्षण, क्योंकि आरक्षण के सपोर्ट में जो लॉजिक दिया जाता है और जो उसके खिलाफ लॉजिक दिया जाता है, दोनों में ही कमियां होती हैं। मुद्दा इतना कॉम्प्लेक्स है। अब जैसे आरक्षण को, सबसे पहले आरक्षण को लेके हम इसके समर्थन वाले जो बात करते हैं वो पहले क्या बोलते हैं कि भाई ऐतिहासिक अन्याय हुई है जिसकी भरपाई कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जो आज का समाज हम देख रहे हैं ना वो आर्टिफिशियल है। अगर हम 2000 साल पहले चले जाएं, जब मेरे हिसाब से इस तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस नहीं रहे होंगे, मेनली राजा कोई होता होगा उस टाइम जो एक पर्टिकुलर टेरिटरी में अपना उसका गवर्निंग बॉडी होती होगी, वो गवर्न करती होगी। उस टाइम तो लोग रिप्रेजेंटेशन के बारे में क्या ही सोचेंगे, ये तो आज के टाइम की बात है। लेकिन ज्यादातर लोग जब नेचर के हिस्से थे, नेचर के, तो इट्स लाइक ए जंगल था ये। जैसे हम जंगल में देखते हैं ना, जो सबसे पावरफुल जानवर होता है उसी की चलती है, उसी तरीके से ये दुनिया एक जंगल थी। आज का जो भी हमारे सामने इंस्टीट्यूशंस है वो सारे आर्टिफिशियल हैं, मैन मेड है। इसमें ये ह्यूमन राइट्स, इसमें ये रिप्रेजेंटेशन, इसमें रिजर्वेशन, इसमें आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, इसमें एथनिसिटी, इसमें रिलीजन, इसमें कास्ट, इसमें कलर, ये तो सारे बाद के कॉन्सेप्ट हैं जिनके आधार पर आज के टाइम में पॉलिटिक्स होती है। लेकिन जो लोग बनते हैं कि ऐतिहासिक अन्याय हुआ कुछ कम्युनिटीज के साथ, उसको करेक्ट करने के लिए आरक्षण देना जरूरी है। मेरे हिसाब से ये पॉइंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि नेचर में, प्रकृति में कभी ना कभी, हमेशा ही और आज के टाइम में भी किसी न किसी रूप में एक ग्रुप दूसरे ग्रुप का एक्सप्लॉयटेशन करता आया है। हम बाहरी अगर हमें एक पिक्चर उसकी देखें ना तो वो एक्सप्लॉयटेशन ही लगती है हमें। लेकिन समाज इसी तरीके से इवॉल्व होता आया है। कुछ कम्युनिटीज को एडवांटेज मिल गई, कुछ डिसएडवांटेज सिचुएशन में रह गए। अभी जैसे मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट के बच्चों की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में काफी बच्चों को एसटी में आते हैं, वो उनको एसटी कैटेगरी का रिजर्वेशन मिला हुआ है क्योंकि दे आर नॉट डेवलप्ड। ये लॉजिक लगाया जाता है कि वहां पे डेवलपमेंट नहीं पहुंच पाई, इसीलिए उनको आरक्षण देना उसकी भरपाई करता है कि कम से कम उनके कुछ रिप्रेजेंटेशन बढ़े, जो कि गलत है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में रह रहे बच्चों का आर्थिक उनकी डेवलपमेंट ना होने का कारण कुछ लोगों द्वारा सोची समझी गई चाल नहीं, बल्कि वहाँ की ज्योग्राफी है जिसने डेवलपमेंट को अलाउ ही नहीं किया। हिस्टोरिकली अगर हम बात करें मेजर सिविलाइजेशंस की, वो हमेशा या तो नदी, जो मेजर रिवर्स होती हैं, उसके आसपास उनकी डेवलपमेंट हुई क्योंकि इट वाज वेरी गुड फॉर देम और इट वाज वेरी इजी फॉर देम टू इंटरेक्ट विद अदर कम्युनिटीज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। लैंड एरियाज की बात कर लें या सी एरियाज की बात कर लें, अगर मोबिलिटी इतनी आसान ना हुई होती उन स्ट्रीम्स की वजह से, नदियों की वजह से जिनके आसपास ये लोग रहते थे, या फिर अपना क्या बोलेंगे, समुंदर के जो एरियाज थे उनके पास रहते थे,
तो ये सिविलाइजेशन कभी डेवलप कर ही नहीं सकती थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दूर दराज के जो एरियाज बर्फीले प्रदेशों में पाए जाते हैं, दूर दराज के एरियाज जो पहाड़ों में पाए जाते हैं, दूर दराज के एरियाज जो जंगलों में पाए जाते हैं, मेजरली अगर हम देखें इनमें डेवलपमेंट अभी तक उतनी हुई ही नहीं है। इसका कारण इनकी ज्योग्राफी है, ना कि किसी के द्वारा सोची समझी साजिश। अब कतर को ही ले लेते हैं। कतर में जब तेल की खोज नहीं हुई थी तो कतर में भी बहुत ज्यादा गरीबी थी। वो भी उसकी ज्योग्राफी का एक रीजन था, क्योंकि वहां पे कुछ था ही नहीं, रेगिस्तान है। लेकिन उसी की ज्योग्राफी के कारण जब ऑयल की खोज हुई तो आज देखो कतर, मिडिल ईस्ट में जो सऊदी अरेबिया है, दुबई वगैरह कितने डेवलप हो गए सिर्फ और सिर्फ इनकी ज्योग्राफी के कारण, क्योंकि वहां पर तेल की खोज हुई। अगर ये तेल वहां पर ना मिलता तो आपको क्या लगता है कि कतर, सऊदी अरेबिया इतना डेवलप कर पाते अपने आप को? नहीं। तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी कारण बनी कुछ कम्युनिटीज का ना ग्रो करने का और अदर कम्युनिटीज का ग्रो करने का। ऐतिहासिक इनजस्टिस को आप कंप्लीटली नकार तो नहीं सकते, कुछ ना कुछ इसके एलिमेंट्स रहते हैं समाज में। लेकिन आज के टाइम में जितना भी ऊंच नीच का फर्क है उसको सिर्फ ये कहकर सीधा एक्सप्लेनेशन देना कि ये सोची समझी साजिश के तहत एक ऐतिहासिक अन्याय है जिसको किया गया और जिसकी भरपाई के लिए हमें आरक्षण देना पड़ रहा है, ये अपने आप में एक गलत आर्ग्यूमेंट हो जाता है। अब बात आ जाती है समान अवसर। हमारे देश में अभी सीजेपी की प्रोटेस्ट हुई, नीट पेपर लीक हुआ था, उसके बाद उन्होंने एक मूवमेंट सी चालू करी, जिसके बाद एक धर्मेंद्र प्रधान जो अपने देश के शिक्षा मंत्री थे उनका रेजिग्नेशन हुआ। तो एजुकेशन में क्या है ना कि बहुत ही कम बच्चे ऐसे हैं जिनको एक तो है ना, मतलब उतना एक्सपोजर और उतना उस वैसा एनवायरनमेंट मिल पाता है जो उनकी आगे आने वाले समय में ग्रो करने में मदद करता है। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं। सरकारी इंस्टीट्यूशंस का तो हमने हाल देखा हुआ है। और लोग देखिए, ये अपने आप में एक आयरनी है कि एक तरफ तो हम बात करते हैं कि सरकार इसकी जिम्मेदारी ले, दूसरी तरफ सरकारी इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल बकवास है। तो सरकार एक इकोनॉमी में है ना, एक कॉन्सेप्ट है इंसेंटिव का, मतलब इंसान तभी कुछ काम करने के लिए उसके अंदर एक भावना पैदा होती है, उसके अंदर एक जोश पैदा होता है जब उसे दिखता है कि उसको इसका फल मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। ये एक आर्थिक कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। तो समान अवसर एटलीस्ट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस तो नहीं दे सकते, और जो कुछ माइनॉरिटी है इस देश की जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ती है, स्कूल्स में है, हम स्कूल्स के एग्जांपल ले लेते हैं, और फिर वहां से वो निकल कर अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जाती है, तो समान अवसर तो सबको नहीं मिलते। दिक्कत ये नहीं है कि समान अवसर सबको नहीं मिलते, दिक्कत है कि आप समान अवसर लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे। समान अवसर लोगों तक पहुंचाने के नाम पर ही सरकारी स्कूल्स खुले हुए हैं, मेजरली जिनकी क्या बोलेंगे कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो एकदम एक नंबर 0 है इस देश में, और अच्छी सैलरी मिलती है। अरे भाई, जिस हिसाब के टीचर बैठे हैं उन स्कूलों में, उनकी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से उनको काफी अच्छी सैलरी मिलती है। सरकार के हाथ में अगर एजुकेशन आने से सबको समान अवसर मिल जाए ना, तो सारी समस्या बहुत पहले दूर हो चुकी होती, जो कि आज तक नहीं हुआ है। तभी तो देखता नहीं हम सीजेपी प्रोटेस्ट में ही हमें कुछ ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो धर्मेंद्र प्रधान की बेटी को टारगेट कर रहे थे कि अब वो अपनी बच्ची को तो बाहर पढ़ाता है और देश के एजुकेशन सिस्टम को वो ठीक नहीं करता। आप सोचिए कितना इलॉजिकल स्टेटमेंट है ये। उसके तो पैसे बचेंगे ना, वो देश के एजुकेशन सिस्टम को सुधार कर अपनी बेटी को यहाँ पढ़ा ले, उसके तो पैसे बचेंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल। वो इसको करने में सक्षम नहीं हुए और ना ही कोई हो सकता है। सरकार के पास एक तो रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, और सरकार के साथ जो लोग काम कर रहे होते हैं उनकी जवाबदेही लोगों के प्रति नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। चाहे वो टीचर्स हों, उनसे अगर कोई सवाल पूछेगा ना, तो उस सवाल का जवाब वो आपको नहीं देंगे, उनको उस सवाल का जवाब सिर्फ सरकार के लोगों के सामने ही देना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई सारे टीचर गलत होते हैं, नहीं, मेजरली लगभग इनकेपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी एजुकेशन, मेरा ये पॉइंट है सिर्फ यहाँ पे। तो समान अवसर सरकार के हाथ में आकर नहीं मिल सकता, समान अवसर बच्चों को, इट इज सिंपली इम्पॉसिबल। इस दुनिया में 2 तरह की व्यवस्थाएं काम करती हैं, पूंजीवादी व्यवस्था और एक मेजरली तो पूंजीवादी व्यवस्था ही काम करती है, और एक दूसरी सोच है जो समाजवाद या एक कम्युनिस्ट जिसे हम बोल देते हैं, कम्युनिस्ट सोच है। और पूंजीवादी व्यवस्था में जो जिस लेवल पर कॉस्ट बियर कर सकता है उसे उस लेवल की सुविधाएं मिलती हैं।
उसमें स्कूल्स की भी सुविधाएं आ गई, उसमें मोबिलिटी की सुविधाएं आ गई, उसमें घर की सुविधाएं भी आ गई, उसका एनवायरनमेंट कहाँ पे वो रहेगा, किस सिटी में रहेगा, किस सोसाइटी में रहेगा, उसकी सुविधाएं आ गई। जो जिस हिसाब की कॉस्ट बियर कर सकता है उसको उस हिसाब की सुविधाएं मिलती हैं। समान शुरुआत, अब मान लो थोड़ी देर के लिए कि सरकार इस समान शुरुआत को देने में बिल्कुल सक्षम हो जाए, तो भी क्या आप ये गारंटी ले सकते हैं कि समान शुरुआत जिन सबको मिली, मान लीजिए कि दिल्ली का कोई एक टॉप स्कूल ले लें, हम सारे स्कूल्स को वैसा ही बना दें, अब उसमें बच्चे सब पढ़ेंगे। पहली बात तो ये करना इम्पॉसिबल है, उसके लिए फंड कौन देगा, इतना पैसा कौन देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। प्राइवेट स्कूल्स में तो 20-20 हजार रुपए में पढ़ाते हैं टीचर्स, क्या कोई उन स्कूलों में 20-20 हजार रुपए में पढ़ाने के लिए तैयार होगा? सरकारी स्कूल्स में तो टीचर्स को अच्छी खासी सैलरी मिलती है। फिर अगर स्कूल्स को हम अगर ऐसा बनाएं तो क्या फिर हमको सबको क्या अच्छी मोबिलिटी की सुविधाएं देनी पड़ेंगी? वो कौन देगा? क्या सबको फिर अच्छे घर भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे? क्योंकि वो भी अच्छा एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए। फिर अगर हम सबके लिए समान शुरुआत और समान लेवल की, समान अवसर की एजुकेशन की बात करते हैं तो फिर हमें उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। वहां पर इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? क्या सब लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट को त्याग कर कलेक्टिवली एक अच्छे समाज के निर्माण में सहयोग करने के लिए तैयार होंगे? ये अटपटा सा लगता है ना, यूटोपिया सा लगता है। इसको अचीव करना इतना आसान नहीं है। फिर समान अवसर की बात करें, सभी स्कूलों में से पढ़े हुए बच्चे भी समान लेवल पर compete नहीं कर पाते हैं आगे चलकर। और क्योंकि कंपटीशन हमारे समाज की एक सच्चाई है, सेल्फ इंटरेस्ट हमारे समाज की एक सच्चाई है, तो कुछ लोग डेवलपमेंट की दौड़ से बाहर होंगे और कुछ लोग पीछे भी रहेंगे। कुछ लोग इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए। उनके नाम पर राजनीति ज्यादा, निष्पक्ष होकर एक सोल्यूशन लाने की तरफ काम कम होता है। समस्या यहीं पर फंस जाती है। अब फिर एक और पॉइंट आ जाता है कि मान लीजिए गिने चुने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, फीस वगैरह भी कम होती है उनकी, तो जो वो फाइनेंशियल लेवल पर जो लोग उतने सक्षम नहीं होते, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है ये, अगर सरकार उन्हें रिजर्वेशन दे। एटलीस्ट दे हैव टू हैव सम रिप्रेजेंटेशन इन दोज इंस्टीट्यूशंस। अब उनमें उनके मार्क्स कम रहते हैं, ज्यादा रहते हैं, जब एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, वो मैटर नहीं करता है। यहाँ पे ये सोचना है कि प्रतिनिधित्व देना है उनको। पर प्रतिनिधित्व क्या हम सभी को दे पाते हैं? क्या हम ऐसा कोई तरकीब निकाल पाते हैं कि उनको, जिनको प्रतिनिधित्व दिया गया है और जो अपनी अच्छी एडवांटेजियस सिचुएशन के कारण ऑलरेडी एक क्या बोलेंगे उस सिचुएशन में है कि वो उस प्रतिनिधित्व को प्राप्त कर सकें, क्या इन दोनों से हम समाज के अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन की मांग करते हैं? अगर इनका कंट्रीब्यूशन समाज के लिए जीरो है, ये सिर्फ अपने लिए ही वहां पर गए हुए हैं, अपना ही इन्हें देखना है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट इन्हें फुलफिल करने हैं, तो ये सोच कि उनको प्रतिनिधित्व दें जिसका महत्व होगा फ्यूचर में, ये गलत है। खाली रिप्रेजेंटेशन होने से समाज में बदलाव आना संभव नहीं है। अगर इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन देकर समाज में बदलाव 1000-2000 साल में आने वाला है, तो उस बदलाव की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो उस बदलाव से भी वंचित रह जाएंगे इन सालों के दौरान। उनके जीवन के लिए कौन जिम्मेदार होगा? फिर हमारे पास हम आंकड़ों का हवाला देखते हैं, वही रिप्रेजेंटेशन पे बात आ जाती है कि इन लोगों की रिप्रेजेंटेशन कम है, और देखिए कुछ लोग एडवांटेजियस पोजीशन में हैं, शिक्षा में भी ये पिछड़े हुए हैं, जॉब्स में भी पिछड़े हुए हैं, इनोवेशन में भी पिछड़े हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी पिछड़े हुए हैं, मतलब इनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है वहां, तो सिंपली पिछड़े हुए हैं। इस तरीके से वो लॉजिक भी यही खत्म हो जाता है। ना तो जो लोग एडवांटेजियस सिचुएशन में है वो कोई समाज के लिए कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, और ना ही वो लोग करने वाले हैं जिनको हम आरक्षण का लाभ देकर उस स्थिति में लेकर आए कि वो समाज के अंदर कुछ कर पाए, समाज के अंदर सिर्फ कुछ कर पाए, समाज के लिए कुछ अच्छा नहीं। फिर हमारे पास एक आ जाता है हमारे देश में, क्योंकि जाति व्यवस्था है, और ये व्यवस्था क्यों पनपी, कैसे पनपी, किसने इसको बढ़ावा दिया, ये एक अलग मुद्दा है जिसपे अलग से बात की जा सकती है। फिलहाल रियलिटी ये है कि एक अच्छी खासी पॉपुलेशन के मन में जाति व्यवस्था को लेके फीलिंग्स रहती हैं, ठीक है, अपने कास्ट को लेके। तो कास्ट को भी आधार बना लिया जाता है कि कुछ कास्ट ऐसी हैं जो वर्षों से उनकी अच्छी सिचुएशन की वजह से उनका इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा होता है, पावर उनके हाथ में होती है, डिसीजन मेकिंग उनके हाथ में होती है, जिसे बदलना जरूरी है, बदलना बिल्कुल जरूरी है। लेकिन कैसे? क्या लोगों को रिप्रेजेंटेशन देकर हम कोई समाज में बदलाव ला पाए हैं? देखिए, नेचर में बदलाव तो होता है और होता आया है और आगे भी होता रहेगा, पर क्या जिस बदलाव की इच्छा हमें है वो बदलाव आया है? नहीं। क्या वो बदलाव आ सकता है जिस हिसाब से हम समाज को चलाना चाहते हैं, जिस हिसाब से ये जो
रिप्रेजेंटेशन के नाम पे राजनीति होती है, कास्ट के नाम पे राजनीति होती है, क्या इस तरीके से हम बदलाव ला सकते हैं? नहीं। रिजर्वेशन देने का फायदा तभी है जब आप जिनको रिजर्वेशन मिले या जो समाज में अच्छी सिचुएशन में है और उनको रिजर्वेशन नहीं है और वो जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं, सो कॉल्ड जनरल कैटेगरी, जब तक इनकी समाज के प्रति जवाबदेही तय नहीं की जाएगी, इनके द्वारा समाज के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया गया है इस पर हम बात नहीं करेंगे, तब तक आप रिजर्वेशन दो। इसका फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलने वाला है जो रिजर्वेशन का लुत्फ उठाएंगे या जिनको अपनी एडवांटेजियस सिचुएशन के कारण वैसे ही लाभ मिल जाएगा क्योंकि वो सक्षम है, अच्छी स्कूलिंग, अच्छी कॉलेजेस, अच्छी कोचिंग, अच्छी गाइडेंस, वो भी फायदा उठाएंगे। और इन दोनों के बीच है ना कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूसली बना रहेगा जब तक हम इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं करते समाज के प्रति। आपका क्या कंट्रीब्यूशन होने वाला है फ्यूचर में और कंट्रीब्यूशन का स्वरूप क्या रहेगा, इसमें भी अपने आप में एक समस्या है। भाई कंट्रीब्यूशन किस हिसाब का रहेगा, आप ये बताइए ना। कंट्रीब्यूशन आप किस तरीके से करवाना चाहते हैं इन लोगों से? अगर मैं ही बोलूं कि मुझे इन लोगों की जवाबदेही चाहिए समाज के प्रति, तो किस तरीके से मैं उसे देखूंगा, ये चीज है। और आरक्षण इट्स नॉट एन इजी मुद्दा, मतलब बहुत आसान चीज नहीं है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जिस आसानी से हमारे सामने ये पेश किया जाता है ना, उतना आसान ये है ही नहीं। और इसके विरोध में जो बोलते हैं ना भाई, वो लोग बोलेंगे कि योग्यता, भाई तुम जातीय आधार पे क्यों करते हो, तुम या तो योग्यता की बात करो, योग्यता वालों को देना चाहिए। या फिर कुछ लोग बोल देंगे कि अगर आरक्षण देना ही है तो फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पे दे दो, वो भी ठीक है। कुछ लोग तो हर कास्ट में ऐसे होते ही है ना जिनकी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ज्यादा बुरी होती है, और अगर उनको आरक्षण का लाभ मिले, किसी भी तरीके से मिले आरक्षण का लाभ, वो ज्यादा बेटर है बजाय कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन देना। क्योंकि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन देना मतलब अपने आप में कास्ट जातियों के बीच में भेदभाव तो है, लेकिन कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन देकर आप जातियों के अंदर एक हिसाब से दुश्मनी भी बढ़ाते जा रहे हैं, उनके बीच की खाई बढ़ती जा रही है। और आजकल के जातिवादी नेता जो दिन रात अंबेडकर जी का नाम लेते हैं और हमेशा मनुवाद का नाम लेंगे या ब्राह्मणिकल सेटअप का बात करेंगे, उनकी तो शब्दावली इतनी बुरी होती जा रही है दिन पर दिन। सबकी नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग मैंने सुने हैं कि घुमा फिरा कर उनका कोई काम नहीं होता। वो सिर्फ आरक्षण को अगर आप खत्म करने की बात करोगे ना, तो वो आपको बोलेंगे कि आप अपनी बेटी की शादी उनकी कास्ट में कर दीजिए। भाई आपको क्या, आपकी मानसिकता घूम फिर कर वो बेटी की चारों तरफ ही घूमती है क्या? ये सोचिए कितनी भयावह सोच है ये। इस तरीके से आप कास्ट के बीच के डिफरेंसेस को मिटाएंगे। फिर आर्थिक स्थिति की अनदेखी की जाती है, जो इसके खिलाफ बोलते हैं वही आर्थिक आधार पर। भाई कुछ लोग वहाँ पे भी तो गरीब हैं। कोर्ट कई बार ये रूलिंग दे चुकी है कि उनका सोशल सामाजिक उत्थान के लिए उनको देना पड़ता है, तो क्या उनकी एक पर्टिकुलर उससे उसका क्या उत्थान हो जाता है उनका आरक्षण देने से? ये भी फ्लॉड है, तो एलिमेंट ठीक नहीं है। एज लॉन्ग एज यू आर नॉट प्रोमोटिंग गुडनेस अमंग ऑल द कम्युनिटीज, आप चेंज कैसे लाएंगे? और ये कांग्रेस और लेफ्ट इन दोनों का किया धरा है। इन्होंने कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को इस लेवल तक खींचा कि आज ऐसी स्थिति आ गई कि कास्ट को लेके एक दूसरे कास्ट में इतनी ज्यादा एनिमिटी है, मौका मिल जाए अगर उनको तो वो किसी भी हद तक जा सकती है। और इसके कारण इसको सिर्फ फैलाने के लिए हमारी जो ये एक तो 50-55 साल जिस पार्टी ने राज किया, और एक लेफ्ट लिबरेंडो मीडिया जो उनके चमचे की तरह काम करता है, दलाल बोल लो, इनके लिए तो मतलब ये इतने मक्कार हैं, इनके लिए तो शब्द क्या ही यूज किया जाए। फिर कुछ लोग आते हैं जो इसके अपोजिशन में बोलते हैं, वो बोलते हैं कि भाई मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का फायदा ले लिया, अब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, लेकिन आगे से आगे उसके ही जनरेशन बच्चे उस रिजर्वेशन का लाभ उठाते हैं, जो कि एक गलत चीज है। यहीं पर तो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का असली फ्लो जो है वो उजागर होता है। जब मैं लोगों के बीच में बैठता हूँ तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये समझ में मुझे आई कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के कारण कास्ट के बीच में एनिमिटी इसलिए भी ज्यादा है कि उनको दिखता है कि कोई व्यक्ति कास्ट का बेस्ड रिजर्वेशन का फायदा ले चुका है और आगे से आगे उसकी जनरेशन जो है उसका फायदा लेती आई है। कि मान लीजिए एससी कम्युनिटी है, उसमें मान लीजिए जो लोग रिजर्वेशन का फायदा ले पाते हैं उनमें से मेजोरिटी वो लोग होते हैं जिनके ऑलरेडी माँ बाप, अगर वो 50% भी ऐसे लोग हैं ना, तो इट्स ए शेम है ये उन पे जिन्होंने ये रिजर्वेशन पहले तो लिया था
फिर आने वाले समय में अपने बच्चों के लिए भी छोड़ा। होना नहीं चाहिए। अगर रिजर्वेशन देना ही है तो मेरे हिसाब से तो रिजर्वेशन मान लो जो 50% है, उसमें अगर आज कास्ट को हम एक रियलिटी मान ही लेते हैं तो कास्ट के नंबर्स के हिसाब से आप आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन दे दो। जिसको मिल गया उसके आने वाली किसी भी जनरेशन में रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला। दैट इज गोइंग टू बी ए राइट थिंग टू डू, अगर आरक्षण को आप अप्लाई करना ही चाहते हो। वैसे आरक्षण का लॉजिक बनता नहीं है। एक काम है जिससे मैंने अभी पहले भी बात की थी, जिसपे सरकारें सोच विचार कर सकती हैं। एक ठीक ठाक लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, ये काम सरकार कर सकती है। इसके बाद भी अगर कोई ग्रुप, कारण कोई भी हो, जहां वो रहते हैं उनके सोशल एनवायरनमेंट के कारण हो या कोई भी कारण हो, उसके कारण अगर वो पीछे रहते हैं तो उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा। देखा ना, एक चीज को देखोगे तो दूसरी पिक्चर नजर आएगी, दूसरी पिक्चर देखोगे तो तीसरी पिक्चर नजर आएगी। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। समाज में भेदभाव तो है, लेकिन भेदभाव मिटाने का तरीका क्या हो, यही सबसे बड़ी समस्या है कि क्या हो वो तरीका। लेकिन इस तरह का भेदभाव हर ग्रुप करता है। जिस ग्रुप की मोनोपोली हो जाती है पावर पर, वो उस पावर को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है। भेदभाव तो होगा ही होगा। इट इज इन द नेचर, मतलब नेचर में ही ऐसा है कि कुछ लोग ज्यादा सक्षम होंगे और कुछ लोग उतने सक्षम नहीं होंगे। किसी का शरीर भी तो एक जैसा नहीं होता ना। तो आरक्षण काफी फ्लॉड कॉन्सेप्ट है, लेकिन लोग दे रहे हैं। अभी एक नई जो आरक्षण हटाओ आंदोलन चला है, इसका कोई ऐसा फायदा तो नहीं है इसका। ठीक है, एक सोशल मीडिया पर बस ये एक्टिव रहेंगे, अपने विचार देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। फिर एक बात और आ जाती है कि आरक्षण के खिलाफ जो लोग बोलते हैं ना, वो बोलते हैं कि समाज को विभाजित करता है। ये बिल्कुल ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के कारण कास्टिज्म ज्यादा बढ़ा है। अब कोई मान लो पढ़ लिख गया, किसी के विचार थोड़े ओपन हो गए, खुल गए, वो इन चीज़ों को नेगलेक्ट कर सकता है। और फिर एक और हमारे बोलते हैं कि क्योंकि रिजर्वेशन है और यहाँ पे राजनीति इतनी खराब है इन मुद्दों को लेके, कुछ लोग यहाँ रहने की बजाय जो सक्षम हैं वो बाहर पलायन कर जाते हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ये भी एक वैलिड पॉइंट है। जब देश की राजनीति इतनी खराब होगी कि वो मुद्दों को सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए भुनाने के लिए तैयार रहती होगी हमेशा, तो उन लोगों का पलायन करना स्वाभाविक है, जो कहीं ना कहीं एक चेंज होते हुए देखना चाहते हैं पर निराश हो चुके हैं, क्योंकि चेंज इज नॉट इन द साइट। उनको नियर फ्यूचर में ये नजर नहीं आ रहा है, इसलिए वो छोड़ देते हैं, पलायन कर जाते हैं दूसरे देशों में जहाँ पर उनकी प्रतिभा की वैल्यू होती है। इंडिया में तो ये मुद्दा सिर्फ राजनीति करने के लिए ही जीवित है, इसके आगे इसका कोई मोटिव ही नहीं बनता। और जिन पार्टियों को आरक्षण के आधार, लोगों को असली मुद्दों से भटकाने का सबसे आसान तरीका होता है उनको गलत मुद्दों में फंसा दो। पहले उन्हें गलत तरीके से जीने की आदत डाल दो, फिर उसके बाद कितना ही मुश्किल है उस मुद्दे का यूज करना। अब जैसे एमएसपी है, किसानों को लेके, इसका भी खूब इस देश में काफी मुद्दा बनता है, इस पर राजनीति खूब होती है और इस मुद्दे पर वोट भी डाले जाते हैं काफी। हमें ये पता है कि आज किसान मेजोरिटी वो किसान है जिनके पास जमीन का टुकड़ा बहुत छोटा है, वो भी एमएसपी में उलझे हुए हैं, क्योंकि पिछली सरकारों ने उन्हें एक ऐसी आदत में डाल दिया, एमएसपी की आदत में। जब इलेक्शन का टाइम आता है ना, तो हरियाणा में, तो मैं हरियाणा से हूँ तो मैंने हरियाणा का तो देखा है, वहां पर तो मुद्दा यही रहता है, एमएसपी क्या मिलेगी, किसानों का मुद्दा रहता है ये। उस आधार पर वोट पड़ते हैं। पहले तो उन्होंने उनको गलत आदत डाल दी, अब ये चाहकर भी उससे नहीं निकल पाएंगे। केमिकल्स का यूज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है जमीन पर, जमीन की प्रोडक्टिविटी खत्म होती जा रही है, जमीन के अंदर की जो फ्लोरा एंड फूना है वो खत्म होती जा रही है, गलत चीजें बाजार में आ रही है केमिकल से भरी हुई, बीमारियां बढ़ रही हैं, हम अपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पीछे देखा नहीं, जो लोग इनके सपोर्ट में खड़े होते हैं किसानों के एमएसपी को लेकर, लेफ्ट लिबरेंडो मीडिया, यही वो लेफ्ट लिबरेंडो मीडिया है। वो जब उसको मौका मिलता है तो वो मजाक भी उड़ाता है। कैसे? अभी पीछे हमने एग्जांपल देखे थे कि टर्की में हुआ था, शायद उसने हमारा गेहूं रिजेक्ट किया था और कहीं पे हमारे मैंगोज को रिजेक्ट किया गया था। तो यही लोग हैं लेफ्ट लिबरेंडो वाले, जो सबसे आगे आपको खड़े मिलेंगे और बोलेंगे देखो देखो तुम्हारे तो गेहूं भी कोई नहीं खरीद रहा है, मोदी गवर्नमेंट तुमने तो सत्यानाश कर दिया, तुम्हारे तो मैंगोज भी कोई नहीं खरीद रहा है, दूसरा देश रिजेक्ट कर रहा है तुम्हारे इन चीजों को। उनको सिर्फ टारगेट करना है, अपनी राजनीति करनी है, जिनके पैसे पर वो पल रहे हैं उनके लिए उनको दलाली करनी है। तो ये
सिर्फ ये इंडिकेशन दे रहा हूँ कि भाई राजनीति आपको कैसे करप्ट करती है। मतलब गिरगिट से भी ज्यादा तेजी से रंग बदलती है कुछ मीडिया हमारी देश की। अब समझिए मैंने जो भी बात की है, जो भी एग्जांपल दिया है, एमएसपी को लेकर वो इनके साथ देंगे क्योंकि मोदी को टारगेट करना है, या मोदी नहीं होता तो कोई और सरकार होती तो उसको टारगेट करना है। और जब इनके कुछ बाहर रिजेक्ट होंगे केमिकल्स का हवाला देके या कुछ भी कारण देके, तो बोलेंगे देखो देखो तुम्हारे देश के लिए शर्म की बात है। उसमें भी जो राष्ट्र लेवल पे जो गवर्नमेंट है उसको टारगेट करना है। अभी तो नरेंद्र मोदी की है, किसी और की होती उसको भी टारगेट करते हैं। लेफ्ट लिबरेंडो का तो ये काम है। और ये सिर्फ कुछ नहीं, इनको फंडिंग आती है बाहर से, फॉरेन से, और कुछ ऑपोजिशन में पार्टीज होंगी जो शायद इनको पुश करती होंगी पीछे से, उस फंडिंग पे तो इनका दाना पानी चलता है और ये दूसरों का दाना पानी खत्म करने में लगे हुए दिन भर। सिमिलरली आरक्षण का मुद्दा है। अब आपने आरक्षण को ऐसा विकराल रूप दे दिया है जिसको चाहकर भी कोई सरकार हटा नहीं सकती, और जिसको चाहकर भी सरकार करेक्ट करने जाए ना थोड़ा बहुत, अगर ठीक है हमें 50-100 साल के लिए इसको रखना पड़े, लेकिन इसमें थोड़ा करेक्शन करना पड़े, जैसे आर्थिक आधार पे मैं बात कर रहा था, या बहुत सारे लोग बोलते भी हैं, वो भी नहीं कर पाएगी। तो इतनी सारी समस्याएं आरक्षण को लेके हमारे देश में अब पैदा हो चुकी हैं, इस मुद्दे को लेके पैदा हो चुकी हैं कि ये मुद्दा, इस मुद्दे से पीछा छुड़वाना फिलहाल तो किसी सरकार के बस की बात नहीं। और उन लोगों के तो करना ही नहीं है जो जिन लोगों की पॉलिटिक्स रिजर्वेशन पर घूमती है, और खाली रिजर्वेशन तो एक एलिमेंट है उनकी पॉलिटिक्स का, और भी बहुत सारे मैटर हैं जिनको लेके वो अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं। मतलब अपनी राजनीति आसान बनाते हैं। ज्यादा लफड़े में नहीं फंसना, चुपचाप उनका काम हो जाए, दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट पॉलिटिक्स। लेस हेडेक, मोर पावर, मोर पॉलिटिकल स्पेस। तो इस वीडियो में आपने समझा कि भाई आरक्षण में कुछ लोग जो इसके खिलाफ बोलते हैं या कुछ लोग जो इसके सपोर्ट में बोलते हैं, उसमें मैंने कुछ पॉइंट रखे और फिर बताया कि सरकारें मोर और लेस तो राजनीति करती हैं, और क्योंकि लोगों को अब इसकी आदत हो गई है तो इससे पीछा छुड़वाना उतना आसान भी नहीं है। एक होलिस्टिक व्यू और एक होलिस्टिक रास्ता अपनाना ज़्यादा अच्छा होगा लॉन्ग टर्म में, अगर हम अपने आप को सक्षम, आर्थिक रूप से संपन्न देखना चाहते हैं। लेकिन इसको करने के लिए भी अभी हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी हाल के टाइम में इसको लेकर कोई रेडिकल डिसीजन लेने में कोई भी सरकार समर्थ नहीं। किसी के ये विल पावर ना तो है ना सोच है। कई लोग बोलते हैं ना बीजेपी आरक्षण हटा देगी, बिल्कुल भी नहीं हटा सकती। इस देश में जनरल कैटेगरी के में कितने होंगे, 20-25% लोग होंगे, बाकी तो 70-75 तो दूसरे ही हैं। अब सोचिए बीजेपी ये करके अपने राजनीतिक कैरियर को क्या समाप्त करना चाहेगी? जो ये करेगी बीजेपी तो बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि वो इसको छेड़कर जिस कल्चरल उत्थान के लिए वो आई है पार्टी, हिंदुओं के उत्थान के लिए, उससे बिल्कुल भी भटकना नहीं चाहती। ये भी एक मुद्दा है अलग वीडियो का डिस्कशन करने का कि बीजेपी ने आज तक इस देश में आके किया क्या है, इस पर पूरी बात होगी। किसके लिए किया है, किसके लिए वो खड़ी है बीजेपी। पर बात थी आरक्षण की कि भाई आरक्षण से छेड़छाड़ करना किसी के अभी बस की बात नहीं है, और मेरे ख्याल में इसको लेके इतना इमोशनल होना भी नहीं चाहिए। इस पर ये बात, जैसे आरक्षण हटाओ आंदोलन जो भी नया मूवमेंट चालू हुआ है, वो ये काम कर सकता है कि आरक्षण हटाओ नहीं, इसकी संरचना में थोड़ा बदलाव लाया जाए। कुछ समय के लिए तो ये रखना ही पड़ेगा, ये मेरा विचार है, लेकिन इसके स्वरूप में बदलाव लाया जा सकता है ताकि आरक्षण का लाभ ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक पहुंच सके जिन लोगों की किसी पुस्तों में आज तक किसी को आरक्षण का लाभ मिला ही नहीं था। मैं तो कहूँगा 100% उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए। तो आरक्षण हटाओ आंदोलन जिन्होंने भी शुरू किया है, उन लोगों से मेरा यही कहना है कि आप हो सकता है इस बात पे बात कर रहे होंगे, पर मेरा एक विचार है, ये विचार के अनुसार अगर इनकी मूवमेंट चले ज्यादा अच्छा है, बेटर फॉर कंट्री, फॉर पीपल, फॉर एवरीबडी विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। और आरक्षण को लेकर भ्रमित करने वाली राजनीति से हमें दूर रहने की जरूरत है। उन लोगों से तो खासकर दूर रहने की जरूरत है जिन लोगों के लिए कोई तो ये बोलता है कि ब्राह्मण की बेटी हमें शादी करवा दो, उसकी बेटी दे दो, इसकी बेटी दे दो, जिनका दिमाग चारों तरफ ये बेटियों की चारों तरफ ही घूमता है। उन लोगों से दूर रहने की जरूरत है, उन लोगों की राजनीति से दूर रहने की जरूरत है, उन लोगों की घटिया मानसिकता की राजनीति से दूर रहने की जरूरत है। अगर आप उनके सपोर्ट में खड़े हैं तो आप भी कहीं ना कहीं उसी राजनीति का हिस्सा है, उसी मानसिकता का हिस्सा है। आप में कोई फर्क नहीं है और एक उस मुजरिम में कोई फर्क नहीं है जो किसी जुर्म की सजा काट रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में कोई नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं।